हाय फ्रेंड्स, आइए आगे डिस्कस करते हैं मार्कर वेरिएबल के बारे में। कि हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल आउट अप्रोच। अभी तक हमने कर लिया है कि चाहे जनरल फैक्टर को करें, चाहे हम सोशल डिज़ायरेबिलिटी को या मार्कर वेरिएबल को पार्शियल आउट करें। तो जब भी मार्कर वेरिएबल की बात चलती है तो सबसे पहला नाम लिया जाता है लिंडल और विटनी 2001 का। इनका एक पेपर है अकाउंटिंग फॉर कॉमन मेथड वेरिएशन इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर पब्लिश है 2001। ये ए स्टार जर्नल है और इसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया कि मार्कर वेरिएबल क्या होना चाहिए। अच्छा, ये देखो, इन्होंने तो अपना बोला है कि हम कॉमन मेथड वेरिएशन मेजर कर रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन 2009 में रिचर्डसन ने कहा कि आपके जो काम किया है इसका नाम है कोरिलेशनल मार्कर अप्रोच। ठीक है, तो ये दो अलग अलग आपको लगेगा नाम, पर इसको अभी हम मान लेते हैं कि अभी इसका नाम है कोरिलेशनल मार्कर अप्रोच। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला मार्कर वेरिएबल क्या है, सेकंड ये काम कैसे करते हैं और लिंडल की गाइडलाइंस क्या थी। तो लिंडल ने कहा कि मार्कर वेरिएबल जो है वो एक थ्योरेटिकली अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये अगर अप्रायरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले से पता हो हमें, इसको मेजर करें और हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बायसनेस है, किसी भी तरह की बायसनेस हो, हमने बहुत सोर्स डिस्कस किए थे, उसका जो इफेक्ट सब्सटेंशियल वेरिएबल पे पड़ेगा वही मार्कर पे पड़ेगा। तो मार्कर का हम बाकियों से सब्सटेंशियल से रिलेशन निकाल लेंगे और जो भी मिनिमम रिलेशन हो उसका आर स्क्वायर कर दीजिए, उतना वेरिएंस एक्सप्लेंड सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्ट्रक्चरल पार्ट में से। ये इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट था। अभी मैं इसको आपको दोबारा करके भी दिखाता हूँ एक बार। कुछ इसकी गाइडलाइंस, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए सेम सोर्स क्रॉस सेक्शनल डाटा, मतलब ये पैनल डाटा की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम सीरीज डाटा की बात नहीं हो रही, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात नहीं हो रही, और सोर्स भी सेम ही है, यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज की बात नहीं कर रही। ऐसे सिनेरियो में मेथड वेरिएंस को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे रिमूव करें, इनका एक तरीका इन्होंने दिया। इनका ये कहना है कि हम डायरेक्टली कॉमन मेथड वेरिएशन को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉक्सी को है ये एक तरह का मार्कर जो हम मानकर चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि मार्कर अगर आप पोस्ट ऑफ करना चाहें ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज पहले से अगर कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पहले से और ये भी जस्टिफिकेशन हो कि उसका आपके सब्सटेंशियल वेरिएबल्स के साथ कोई रिलेशन ना हो, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं बताते और ये ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लेते कि मार्कर वेरिएबल का सब्सटेंशियल वेरिएबल से रिलेशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू बन जाता है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें। ओके, इन्होंने ये भी बात की कि ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा मार्कर वेरिएबल भी हो, क्योंकि जैसे अगर मैंने सोशल डिज़ायरेबिलिटी लिया तो क्वेश्चन ये बना कि सोशल डिज़ायरेबिलिटी को तो आपने निकाल दिया, रिमूव कर दिया या कंट्रोल कर दिया, व्हाट अबाउट द कंसिस्टेंसी मोटिव, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, कंटेक्स्ट, आइटम कंटेक्स्ट, मेजरमेंट कंटेक्स्ट, उनके साथ जो बायसनेस आई उनका क्या हुआ। तो मल्टीपल मार्कर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मल्टीपल मार्कर में खुद में मल्टीकोलिनिटी और उनके अपने इशू आ जाएंगे, पर ऐसा भी किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जब भी आप ये लेना मार्कर वेरिएबल, इट शुड बी मोर लाइक सिमिलर टू द सब्सटेंशियल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सिमेंटिक, यानी जैसे आपके सब्सटेंशियल वेरिएबल हों वैसे ही आपके मार्कर वेरिएबल होने चाहिए सिमेंटिक के अंदर। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नंबर ऑफ आइटम भी उतने ही हो, नोवेल्टी हो, नैरोनेस ऑफ डेफिनेशन, ये सब इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। फिर इन्होंने और भी बहुत क्लियरली लिखा कि अगर स्टडी के आइटम में लगे कि परसेप्चुअल सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है तो मार्कर भी वैसा ही होना चाहिए विच कॉल्स फॉर द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स या परसेप्चुअल। जैसा आपका सब्सटेंशियल वेरिएबल है ना फ्रेंड्स, मार्कर वेरिएबल वैसा ही होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम शक्ल में होना चाहिए, दिखने में होना चाहिए, क्वेश्चन वैसे हो, लेकिन मार्कर वेरिएबल का सब्सटेंशियल वेरिएबल से रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब फॉर्मेट सेम होना चाहिए इसका। तो इसका मतलब अगर जो मार्कर वेरिएबल है, इट माइट इलिसिट द कंपेरेबल रिस्पॉन्स एंड टेंडेंसीज व्हेन इट्स आइटम शेयर द सेम फॉर्मेट, सेम लिकर्ट स्केल, सेम सब्शल, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ये उसमें। फिर इन्होंने आगे कुछ अपनी प्रोसेस भी दी है, 5 स्टेप की प्रोसेस। इसको हम देखते हैं कैसे काम करेंगे। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि आपके मार्कर वेरिएबल अगर आपने अप्रायरी लिया है तो, और सब्सटेंशियल में स्मॉलेस्ट कोरिलेशन देख लीजिए, और अगर नहीं लिया हो मार्कर फिर कैसे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप ये देखिए आपके सब्सटेंशियल में
खुद में मिनिमम किन दो वेरिएबल के बीच में सबसे छोटा आर किसके बीच में है। यानी अगर अप्रायरी है तो मार्कर और सब्सटेंशियल में सबसे छोटा कौन है, और अगर मार्कर नहीं लिया है तो फिर सारे सब्सटेंशियल वेरिएबल में से, लेट्स से आपने 3 इंडिपेंडेंट लिए, 2 मीडिएटर, 1 डिपेंडेंट, 6 हो गए ना। अगर मार्कर लिया है तो मार्कर का इन 6 के साथ चेक करें और देखिए मिनिमम मार्क किसका है। और अगर पोस्टोक अप्रोच है, आपने नहीं लिया मार्कर, तब क्या करें, इन 6 में देखिए सबसे मिनिमम किसका है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट कोरिलेशन ले लीजिए। स्टेप 2, इन्होंने एक फार्मूला दिया पार्शियल कोरिलेशन का, उसको आप यूज़ करें। स्टेप नंबर 3, यूज़ करके ये देखेंगे ओरिजिनल कोरिलेशन पे कितना फ़र्क पड़ा, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, ये चेक करें। फोर्थ, कंप्यूट द पार्शियल कोरिलेशन यूजिंग जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। इसमें एक अटेन्यूएशन का इन्होंने ये भी दिया है कि कुछ करेक्ट कैसे करें, करेक्शन फार्मूला है वो भी लगाइए। फाइनली इन्होंने एक सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में भी बोला, जिसको ऑलमोस्ट कोई यूज़ नहीं करता है, मतलब एटलीस्ट लोगों ने नहीं यूज़ किया। जिन्होंने लिंडेल एंड विटनी की स्टडी को यूज़ किया उन्होंने इस पर काम नहीं किया। काम कैसे करते हैं इसके अंदर, मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर सब्सटेंशियल, ठीक है, अगर मार्कर को मैं मानूं कि भाई ये मैंने अप्रायरी ले लिया था, तब आप ये देखिए मिनिमम कितना है आर 0.2, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4%। मिनिमम 4% मार्कर इनको इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब जब मैं बोलूं सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी का एक्चुअल में 0.7 है यहाँ पे आर, इसका स्क्वायर 49% है इनका बीच में, 49% वेरिएशन कॉमन है ना इनमें। तो अब मुझे बोलना चाहिए नहीं, 49 में 4% तो एक्चुअली कॉमन मेथड बायसनेस के कारण है, मिनिमम 4, ज़्यादा भी है, मिनिमम 4 तो है, तो 45 माइनस 4 ये हमारा हो गया 41%। या पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला यूज करें। तो अब ये इनका एक प्रोसेस था, ऐसे काम करें पार्शियल कोरिलेशन का। और बाद में एक सेंसिटिविटी एनालिसिस भी है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बोलती है फ्रेंड्स कि ये तो हमने मिनिमम ले लिया ना 0.2, तो आपको याद है मैं चेक करूं क्या ये 0 है, तो आ जाएगी कि नहीं 0 नहीं है। और एक कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी आती है कि ये कितना हो सकता है। आपको याद है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंसेप्ट 3 तरीके होते हैं, या तो आप चेक कर लें टेस्ट की वैल्यू, या पी वैल्यू चेक करें। थर्ड लिमिट्स का एक कंसेप्ट होता है, लिमिट्स में हम देखते हैं क्या 0 लिमिट्स के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स के बेस पे मैं चेक करूंगा, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इन्होंने प्रपोज तो किया पर उसको किसी ने यूज नहीं किया। ये था लिंडल का काम, जिन्होंने बताया कि ये 5 स्टेप की प्रोसेस है। अब हुआ क्या, 2001 से लेके 2009 तक बहुत सारे लोगों ने काम किया, इनको रेफर किया, और इनकी जो अप्रोच थी इसको किसी ने 1 स्टेप ले लिया, किसी ने 2 ले लिया, जो इन्होंने कहा ऐसा तो किया ही नहीं। तो अब ये 2009 आते आते इतना कन्फ्यूजन हो चुका था कि एक तो ये अप्रोच है लिंडल और विटनी की, जिसका नाम है कोरिलेशनल मार्कर अप्रोच। एक है हमारी जो अनमेजर्ड ULMC अप्रोच थी, वो दूसरी अप्रोच होगी। तो अब ये डाउट हो गया कि फिर कौन सी अप्रोच ठीक है और कैसे करना चाहिए, कौन सा मेथड ठीक है। इसका जवाब दिया 2009 में आके रिचर्डसन ने। इसकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर।